नमस्कार साथियों, आरडब्ल्यूएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज जारी है, जिसमें आपका संपूर्ण मॉक टेस्ट पेपर करवाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने जो है शुरू करना है मॉक टेस्ट पेपर 12 का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 50 प्रश्नों को कितने प्रश्नों को 50 प्रश्नों को हमने कर लिया था। बहुत ही बढ़िया तरीके से व्याख्या के माध्यम से, ट्रिकों के माध्यम से हमने उसे समझा और याद किया। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने 12वें टेस्ट के पार्ट 2 के ऊपर और 51 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आपके लिए ये ही नहीं, आपकी करंट्स तैयार करवाई जाती है इसी चैनल पर, जिसमें आपको मॉर्निंग में करंट का शॉर्ट्स दिया जाता है, जिससे आपके करंट सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आरडब्ल्यू फैक्ट वाली क्लासेस भी आपको दी जाती हैं, तो आप जरूर जुड़े और प्लेलिस्ट पर विजिट करें, देखें अपने अनुसार जो है अपनी तैयारी को अच्छे से करें। चलिए तो साथियों, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और हम साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने 51 प्रश्न की ओर, आ जाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया व्याख्या के साथ में हमने हर एक ऑप्शन को क्लियर किया है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से और याद किया है, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी सब कुछ हमने अच्छे से समझा है। चलिए तो 51 प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये रहा आपका 51 प्रश्न। मैंने आपसे ये भी कहा था साथियों कि आउवा के युद्ध के बारे में पढ़ के आना, यानी कि 1857 की क्रांति को पढ़कर आना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़कर आए होंगे। और साथियों, 1857 की क्रांति में आप सभी को ज्ञात है कि आउवा का युद्ध होता है हमारा 1857 में, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1857 में भी आपका, इस युद्ध से पहले आपको समझना होगा, पाली युद्ध को याद रखना है। पाली यानी कि बिथोड़ा युद्ध। क्या याद करना है आपको? बिथोड़ा का युद्ध होता है इससे पहले। ठीक है, बिथोड़ा, सॉरी, बिथोड़ा का युद्ध होता है आपका, ये होता है आपका बिथोड़ा का युद्ध पाली में 8 सितंबर को। ठीक है, सितंबर चल रहा है, तो 8 सितंबर को आपका युद्ध होता है साहब। ठीक है, 8 सितंबर 1857। ठीक है, 1857 को। अच्छा, बिथोड़ा पाली युद्ध ये किन किन के मध्य होता है? तो ये होता है आपके कुशल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, कुशाल सिंह, जो आउवा के ठाकुर है कुशाल सिंह, कुशाल सिंह और कुशाल सिंह और वर्सेस आपके कह सकते हैं हम मारवाड़ की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, मारवाड़ यानी कि जोधपुर की सेना थी। और यहाँ पर एक घटना घटती है जहाँ से प्रश्न बना है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मारवाड़ की सेना, पहली बात तो ये हो जाती है कि मारवाड़ की सेना साहब, मारवाड़ की सेना और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य बिथोड़ा पाली में 8 सितंबर को आपका युद्ध होता है। यहाँ का मारवाड़ की सेना का जो सेनापति था, सेनापति था अनार सिंह, है ना, और एक था कुशल राज। तो अनार सिंह कुशलराज, इनमें से क्या है, अनार सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था इस अनार सिंह को लेकर, तो याद रखना, अनार सिंह की मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है। ठीक है, अनार सिंह मारा जाता है, और इस युद्ध में विजय तो आपके ठाकुर कुशाल सिंह जो है विजय प्राप्त करते हैं। कुशाल सिंह की क्या होती है? विजय हो जाती है। ठीक है, जीतते हैं ठाकुर कुशाल सिंह। इसी के बाद में आपके होता है आउवा का युद्ध। तो ये आपको दोनों ही युद्धों को एक साथ याद करना है ना। इसमें बिल्कुल भी आपको किसी को भी स्किप नहीं करना है, दोनों को ही। तो बिथोड़ा पाली का युद्ध आपका 8 सितंबर, और आउवा, आउवा के युद्ध को हम और क्या नामों से जानते हैं? तो आउवा के युद्ध को हम जानते हैं, आउवा युद्ध, है ना। आउवा युद्ध को हम कह सकते हैं काला गोरा युद्ध, इसको कहा गया काला गोरा युद्ध, काला गोरा इसको कहा गया। दूसरा इसका नाम चेलावास का युद्ध भी इसको कहा गया, क्योंकि चेलावास नामक स्थान पर हुआ था, चेलावास। ठीक है, अच्छा, चेलावास कहाँ पर है? पाली में ही है आपके। ठीक है, विथोड़ा कहा था, पाली में ही। तो दोनों ही युद्ध पाली में हुए। कब हुआ? ये हुआ आपके 18 सितंबर, 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, 18 सितंबर 1857 को होता है। अच्छा, किन किन के मध्य होता है? तो वो आपके पता होना चाहिए आपको। ठाकुर कुशाल सिंह तो थे, क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, और अंग्रेज सेनापति था मैक मॉसन और पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो कुशाल सिंह, कुशल सिंह वर्सेस आप कह सकते हैं मैक मॉसन और पैट्रिक लॉरेंस, मैक मॉसन और पैट्रिक लॉरेंस, है ना। तो मेरे साथी, यहाँ पर मैक मॉसन को लेकर प्रश्न बनता है, तो वो आपको याद रखना है। वो मैं आपको बता देता हूँ मैक मॉसन को।
तो मैक मॉसन का क्या हुआ था यहाँ पर? विजय तो भाई विजय तो अपने ठाकुर कुशाल सिंह की हुई, ठीक है, विजय हुई। मैक मॉसन का सर काट कर जो है आउवा के किले पर लटका दिया था। सर काट कर किले पर लटकाया, लटकाया। अच्छा, किसने लटकाया था? उन क्रांतिकारियों के नाम भी अगर पूछा जाए, ज़्यादा ही डीपली अगर प्रश्न एग्जामिनर पूछता है, तो बनता है आपको जवाब देना होगा नारायण और भवानी नाम के। नारायण और भवानी, नारायण और भवानी, भवानी नाम के दो क्रांतिकारी थे। इन्होंने जो है सर काट कर जो है आउवा के किले पर मैकमॉसन का सर लटका दिया था। और इसी कारण से मैकमॉसन या फिर कहीं ऊंट की कब्र या मैकमॉसन की कब्र आपसे पूछी जाए तो कहाँ? आउवा आपको जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए, बाकी 1857 की क्रांति की मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है, तो आप उसमें जाके देखिए वीडियो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान कालकाजी और कबला में किस खनिज के भंडार मिले हैं? तो कालकाजी और कबला में आपके भंडार मिले हैं ग्रेनाइट के। ग्रेनाइट जालौर के कालकाजी और भूती कबला, रानीवाड़ा खावी, कोला की घाटी, काला घाटी आदि ग्रेनाइट के भंडार आपको देखने को मिले हैं साहब, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी ओर बढ़े, तो नेक्स्ट है आपका 53वां, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पूछी गई है। तो साक्षरता दर 2011 के अनुसार आपकी थी 66.11। 11 छक्के कितना होता है? 66। कैसे याद रखोगे? 11 छक्की 66, 11 का पार्ट आता है ना। तो बस आपको क्या करना है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछी जाए साक्षरता दर, तो आपको बता देना है 11 छक्की 66, यानी 66.11% हो जाएगी, ठीक है। 11 छक्की 66 साक्षरता दर 2011 के अनुसार। 11 के अनुसार 11 के अनुसार साक्षरता दर पूछी गई है, तो 11 छक्की 66 कर दो ना, सिंपल, ठीक है। याद करने के लिए है बस, है ना, कहीं कर दो तुम 66.11, ओके। चलिए, तो प्रश्न है, राजस्थान की कुल साक्षरता दर में 1951 की तुलना में 2011 में 8 गुना से अधिक वृद्धि, यानी 66.11 हुई। 1951 में कुल साक्षरता 8.50, पुरुष साक्षरता थी 13.88 तथा स्त्री साक्षरता थी हमकी 2.66%। और 2001 1 से 11 के दशक में, जो पिछले दशक की तुलना में स्त्री साक्षरता और पुरुष साक्षरता में अंतर कम हुआ है ना। चलिए, बड़े आगे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, राजस्थान में माही कंचन, राजस्थान में राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किसमें है? तो ये आपकी माही कंचन, माही धवल, मेघा, माँ से माही, माँ से माही धवल, माही माही, मेघा और मक्का। मैं आ गया तो मक्का कर दिया आपने। माँ से माही कंचन, माँ से माही धवल और माँ से मक्का के किस्में हो गई, मेघा किस्में, ठीक है। मक्का मूलतः दक्षिण अमेरिका पौधा है। ये 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 40 से 45 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा में विकसित होता है। माही कंचन, माही धवल और मेघा इसकी प्रमुख किस्में हैं। इसको पकाने में 110 दिनों का समय लगता है। पकने में कितने दिन का समय लगता है? 110, यानी 110 दिन का समय लगता है साहब। चलिए, नेक्स्ट है आपका, कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? तो कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण करवाया आपके सर प्रताप सिंह ने। सर प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया। कायलाना झील जोधपुर के पश्चिम दिशा में है। इस झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है। चलिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो पहली वन नीति का अनुमोदन आपके फरवरी 2010 में किया गया था। राजस्थान 18 फरवरी 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। चलिए, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर यानी गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो गुरु शिखर का नामकरण आपके दत्तात्रेय के नाम पर किया गया है। तो किसके नाम पर किया गया? याद रखिएगा, आबू अरबुदा पर्वत के एक शिखर है, शिखर कौन सा है? अपना गुरु शिखर, है ना। तो इसका जो नामकरण किया गया था वो दत्तात्रेय के नाम पर किया गया था। चलिए, अब आ जाते हैं अपन साइंस की ओर। साइंस का प्रश्न आता है आपके सामने। पहला प्रश्न है आपका साइंस का, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में आपका प्रयोग होता है वनस्पति तेल, ठीक है। कौन सा तेल प्रयोग होता है? साबुन बनाने में आपका वनस्पति तेल प्रयोग में लिया जाता है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या बसा या फिर हम कहें कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन का गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है तथा सेरॉल मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है इस प्रक्रिया में पूरी में? सेरॉल आपका मुक्त होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका साइंस का, ध्यान से देखिएगा, कि निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? तो ये आप हो जाएगा आपका यूरिया। रासायनिक उर्वरकों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया जल में जो है अधिक घुलनशील होता है। यूरिया जो है जल में घुलनशील अधिक होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से।
ठीक है। चलिए, निम्न में से एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कोशिका है। तो एंटीबॉडी का निर्माण आपके लिम्फोसाइट करती है। क्या करती है? यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या क्या परिणाम होता है? तो परिणाम होता है मेरे दोस्त, लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट आपके एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है ना, प्रश्न है ये आपका। ये यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये आपका प्रश्न जो है 78वां, ये यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसका आंसर आपका लिम्फोसाइट हो गया। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है? लिम्फोसाइट। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है आपका कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है? तो ये आपके जैसे दे रखा ऑप्शन, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है। तो ये तो नहीं होगा, जबकि सभी धमनियां संकुचित हो जाएगी। ये सही हो जाएगा। सभी धमनियां, अगर यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे देंगे हम, तो उसकी जो धमनियां हैं वो संकुचित होना स्टार्ट हो जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण आपका जो है त्वचा का प्रदाह होता है। फोलिया रोग एक कारक जीवाणु है, जबकि त्वचा का प्रदाह जो है कवक के द्वारा होता है। हैजा जीवाणु के कारण होता है। हैजा आपके जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। और जो है पोलिया आपके जीवाणु के कारण होता है। पोलिया, हैजा, ये सब जीवाणु के कारण होते हैं। और त्वचा का जो प्रदाह है ये कवक के कारण होता है। त्वचा रोग ज़्यादातर फंगस, कवक वगैरह और उसके हिसाब से होगा, जबकि पोलियो, हैजा और ये तो जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है। चलिए, किसी परितंत्र में उत्पादक का कार्य होता है। तो परितंत्र में उत्पादक का कार्य होता है आपके सौर ऊर्जा को ग्रहण करना एवं रासायनिक ऊर्जा में बदलना। परितंत्र में जो उत्पादक होता है उसका कार्य होता है सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। 81 प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है मेरे भाई। चलिए, अधिक पादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जो है वर्षा पूरे वर्ष होती है। अधिक पादप कहाँ पाए जाते हैं? उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है। ठीक है। चलिए, होठों में सूजन, हाथों का त्वचा और टांगों में ज्यादा वर्णकों का जमाव किस पोषक तत्व की कमी एवं रोगों का लक्षण है? फिर से देखिए, होठों में सूजन, हाथों का त्वचा और टांगों में ज्यादा वर्णकों का जमाव किस पोषक तत्व की कमी एवं रोग का लक्षण है? तो यह है आपके निकोटिनेमाइड पेलाग्र रोग। कौन सा रोग हो जाता है? निकोटिनेमाइड पेलाग्र रोग हो जाता है। यदि आपके होठ सूज रहे हैं, हाथों को की जो त्वचा है और टांगों में जो है आपके वर्णकों का जमाव हो रहा है, तो ये आपके जो है निकोटिनोमाइड पेलाग्र रोग हो जाएगा। ठीक है। उसके पेलाग्र रोग के जो है ये लक्षण है। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, किस रोग से? फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से, टोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, तो वह किस रोग से पीड़ित होता है? एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, वह किस रोग से पीड़ित है? तो वह मानसिक जड़ता से पीड़ित है। मानसिक जड़ता से पीड़ित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलिकोसिस। एक है सिलिकोसिस, आपने सुना होगा बहुत। आपको हर जगह, आपको जो है गांवों में तो आपको देखने को मिलती ही मिलती है सिलिकोसिस बीमारी। अपने बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ज़्यादातर ये होती है। तो वे फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है, और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है आपको सिलिकोसिस रोग। ठीक है। चलिए, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो यदि आप लंबे समय तक उपवास रखते हैं तो आपके गुर्दे पर जो है प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। सर्वाधिक प्रभाव आपके गुर्दे पर पड़ेगा। इसलिए लंबे समय तक उपवास ना रखें। पहली बात तो उपवास रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उपवास रखे तो अपने जो बुरी आदतें हैं उनको त्याग करें। ठीक है। विचारों का उपवास रखें, ना कि भोजन का। ईश्वर कभी नहीं कहता कि आप भोजन मत करो तब मैं खुश रहूंगा। ठीक है। बाकी अलग अलग तथ्य हैं, सबके अलग अलग विचार है इस मुद्दे पर। तो इस पर अपन ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि भाई किसी को वजन कम करना है, किसी को क्या करना है, कोई कहेगा बॉडी सही रहती है, एक दिन भूखा रहना चाहिए, तो वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। बाकी मेरा मानना तो ये है कि आपको जो है अपने विचारों का उपवास रखना चाहिए, ना कि शरीर को भूखा रख के आप क्या ही ईश्वर को खुश करेंगे। अगर भूखा ही रहना है तो उपवास आजकल आप देखते हैं किस प्रकार से रहते। अभी जैसे जन्माष्टमी गई थी तो लोग क्या करते, सारे दिन भूखे रहे थे। मैं तो हमारे परिवार की बात करूँ, हमारे परिवार में भी तो सारे दिन भूखे रहे, ठीक है भाई, लेकिन शाम को क्या माल बना के खाते हैं, है ना, फल फ्रूट, और वो पूरी जो भूखे रहे उसका पूरा मजा ले लेते हैं शाम को। तो फिर क्या मतलब हुआ? जबकि मेरा मानना यह है पर्सनली कि भाई उपवास अगर आप रख रहे हो तो जो आप प्रतिदिन रोज आप खा रहे हो, जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो प्रतिदिन, वही भोजन आप किसी भूखे को खिलाए।
भूखा इंसान हो सकता है या फिर आप भूखे जानवर को खिलाएं, किसी को भी खिलाए, लेकिन अपने हिस्से का भोजन उसी को खिलाए, ना कि उसको आप कि चलो अब तो बनाना नहीं है, अब तो बाज रख लिया, शाम को बढ़िया माल बनाएंगे चकाचक। तो वो गलत है मेरी नज़र में, ठीक है। चलिए, टॉपिक गलत चढ़ गया, प्रश्नों पर आ जाइए, है ना। तो 87 प्रश्न है आपका, सामान्य प्रयोग में किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है। तो ये आपके पुष्पकली से प्राप्त होती है। लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? लौंग आप सभी को ज्ञात है कि चाय में यूज करते हैं हम। तो कहाँ से प्राप्त होती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 88 हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स आपकी मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि जो होती है उससे संबंधित आपका हाइड्रोपोनिक्स होता है, ठीक है। चलिए, हीमोफोलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, हीमोफोलिया आपके रक्त का स्कंदन न होना, ये उत्पन्न आपके करता है ना। चलिए, ऊपर की मंजिल में रखे हुए खाना पकाने के गैस के सिलेंडरों में से गैस के रिसने पर नीचे की मंजिलों के लिए अलग आग लगने का अधिक खतरा होता है, क्योंकि एलपीजी क्या होती है? ऊपर की मंजिल में रखे हुए खाना पकाने के गैस सिलेंडर में गैस के रिसने पर नीचे की मंजिलों के लिए आग लगने का अधिक खतरा होता है, क्योंकि एलपीजी एलपीजी आपके हवा से अधिक भारी होती है। एलपीजी क्या होती है? हवा से अधिक भारी होती है। तो जब ऊपर की मंजिल में जो खाना पकाने का जो गैस सिलेंडर है वो रखा हुआ है और वहां पर अगर आग लगती है तो नीचे की बिल्डिंग में ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि एलपीजी सीधा नीचे छत तोड़ के नीचे आ जाएगी, ये मानिए आप, है ना। तो याद रखिएगा, एलपीजी जो है किस कारण से होता है ये घटना? ये आपके हवा से अधिक भारी होती है, तो ये ऊपर ना जाकर नीचे आने की कोशिश करती है एलपीजी गैस आपकी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा आपका बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए, प्रकाश रसायन धूम कोहरा बनाने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश रसायन धूम कोहरा बनने के समय आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है गैस उत्पन्न होती है। सत्य कथन की जांच करनी है आपको। सत्य कथन की जांच करनी है तो आपको दे रखे हैं ऑप्शन। प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक आपका प्रोटीन, रबर, स्टार्च, सेलुलोज, ये सही हो जाएगा। और संश्लेषित बहुलक जो है आपका पीवीसी हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, ऑर्लॉन हो जाएगा, ये भी राइट है। और सी आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक यानी रेयॉन, बल्कनिक, वल्कनीकृत और रबर, ये भी आपका, तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ए और बी और सी तीनों ही आपके सही है इसमें सत्य कथन की जांच करने में, ठीक है। चलिए, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग ए हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? यानी पुरुष का जो है ए बी है आपका और महिला का क्या है? ए है। ए बी और ए, तो बच्चों का कौन सा नहीं हो सकता पूछा आपसे, ना कि हो सकता है। नहीं शब्द को आपको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हुए गलत हो जाता है। ढंग से अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये प्रॉब्लम होती है ज्यादातर स्टूडेंट के साथ। फिर सोचते हैं कि यार किया तो ठीक था, ये गलत कैसे हो गया? ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो ये जो, यदि पुरुष का ए बी रक्त वर्ग है और ए बी में से है और महिला का जो है आपका ए है, तो आपकी जो संतान होगी उसका जो रक्त वर्ग है उसमें आपको ओ जो है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका। चले, आ जाओ मेरे दोस्त। 95 प्रश्न है आपका, परितंत्र में निम्न में से जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो जैव भू रासायनिक चक्र आपका फास्फोरस चक्र नहीं है साहब। चले, बच्चों का एक रक्त समूह ओ व माता पिता का रक्त समूह ए है, तो माता पिता का जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप होगा आपका ए ओ व ए ओ, ए ओ व ए ओ, यही होगा जीनोटाइप भाई, ठीक है। वैसे इसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, तो जो यहाँ पे दे रखा है आपका आंसर वही राइट है, ठीक है। ना कुछ हम इसकी कोई व्याख्या हम नहीं दे सकते, ठीक है भाई। जो नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या करें। जिसके बारे में हमें जानकारी है उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, और जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो गलत बताने का क्या मतलब है। तो आप अपने अनुसार करें उनको और देखें, ठीक है। चले, वाहनों में निकलने वाला सबसे घातक धातु प्रदूषक है। तो वाहनों में निकलने वाला सबसे घातक प्रदूषक जो है आपका लेड हो जाएगा, ठीक है। चले, खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया था? तो 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया था आपके लिंडवान ने। लिंडवान ने 10% ऊर्जा का नियम दिया था। तो लिंडवान क्या होना है? लिंडवान 10% खाद यूज करता है एक प्रकार से, ये मान लीजिए हम, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया 10%। बैटरी में एसिड के रूप में उपयोगी होता है। तो बैटरी में आपका H2SO4 जो है काम में लिया जाता है एसिड के रूप में। निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो अचल संपत्ति आपके न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। किसे माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं, और जिसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिश्र ने खोज की। फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिश्र ने खोज की। और कब की? तो ये खोज की आपके 1869 में। किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज की फ्रेडरिक मिश्र ने की 1869 में की। और न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो अचल संपत्ति इसको माना जाता है कोशिका में, ठीक है। चारों ही शब्दों को आपको याद रखना है।
चले, आ जाइए। 101वां प्रश्न आपका, राज्य के महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है आपके राज्यपाल। राज्यपाल अभी कौन है वर्तमान में आपके, बताइए जरा, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं आपके, कमेंट में लिखिए चलिए। राज्यपाल है आपके हरि वाऊ, हरि वाहू बागड़े जी। हरि वाहू बागड़े जी कौन से नंबर के बने हैं? तो ये बने हैं आपके 45वें नंबर के राज्यपाल बने हैं, याद रखना। वैसे मैंने हरिभाऊ बागड़े जी के बारे में आपको एक वीडियो उस टाइम जब ये बने थे, अभी कुछ दिन पहले ही तो बने हैं, तो तब मैंने आपको बना के दी थी, उपलब्ध करवाई थी, जिसके बाद इनके बारे में संपूर्ण डिटेल आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है? तो देख सकते हैं आप जाकर हरिभाऊ बागड़े के बारे में, ठीक। चले, पंचायती संस्थाएं एवं स्थानीय नगरीय निकाय मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित एसएफसी ग्रांट को 6.75% से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो ये की हमके 7%, 6.75 से आपके 7% कर दी है ना? ठीक है, चलिए। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 103 है आपका कि आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट, आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत कार्मिकों में पेंशनरों को किसके माध्यम से दवाइयों की जो है डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जाएगी? अब आरडीएचएस के माध्यम से आपको डोर स्टेप डिलीवरी जो की जाएगी दवाइयों की, तो वो है आपके कॉन्फीड, कॉन्फीड के माध्यम से, इसके माध्यम से, कॉन्फीड के माध्यम से आपको जो है दवाइयाँ घर पर मिलेगी। आरजीएचएस जो कार्ड धारक है, जैसे गवर्नमेंट टीचर हैं अपने, तो उनके पास आरजीएचएस कार्ड रहता है। राजस्थान सरकार सभी जो है गवर्नमेंट कर्मचारियों को ये देती है सुविधा आरजीएचएस वाली, और जिसमें आपके जो है अब कॉन्फीड के माध्यम से आपको राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी यानी घर पर आपको दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, बजट 2024 में बालिका महिलाओं के लिए सहज व सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए क्या घोषणा की गई है? तो ये आपकी घोषणा की गई है, घोषणा की गई है आपके, चलिए और जूम कर देते हैं। हाँ, बजट 2024 में बालिका या महिलाओं के लिए सहज व सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए क्या घोषणा की गई है? तो प्रत्येक जिले में एंटी रेवेन्यू स्क्वाड के गठन के साथ ही 174 पुलिस थाने में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी राइट है। और तीसरा आपका, लाडली सुरक्षा योजना की शुरू की जाएगी, तो ये भी आपके सत्य है। तो तीनों ही जो है आपकी घोषणा हुई थी और हुई है, और तीनों ही आपके ऑप्शन में राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए, 105वां प्रश्न है आपका, इसके बाद में करेंगे हम शुरुआत अपने एनिमल हस्बेंड्री की। राजस्थान रियल एस्टेट में रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो रेरा, रेरा का गठन किया गया 2018 में। 2018 आपका रेरा आया, 2018 में क्या आया? रेरा आया, रेरा, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए अपनी बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? क्या बात है, पहला ही प्रश्न मौज कर दी साहब। एनिमल हस्बेंड्री, 45 नंबर, 45 क्वेश्चन, ठीक है। तो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है आपके रामसर अजमेर में, रामसर अजमेर में स्थित है साहब। तो रामसर अजमेर में आपके बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र स्थित है, ठीक है। अच्छा, बकरी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपके? कैप्रा, कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस, ठीक है। कैप्रा हिरकस आपके बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। और बात करें इसमें गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र होते हैं आपके 60, ठीक है। सर्वाधिक बकरियां किस देश में है? तो सर्वाधिक आपके जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपके राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में, अच्छा राजस्थान के बाद किस में पाई जाती है? तो ये आपके बाड़मेर जिले में पाई जाती है सर्वाधिक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आवासीय रोमंती पशुओं का उदाहरण है। आवासीय रोमंती पशुओं का उदाहरण आपका ऊंट हो जाएगा। इन्हें स्यूडो रोमनेंट पशु भी कहते हैं। इनके अमाशय के 3 भाग होते हैं, रोमन होता है, रेटिकुलम होता है, एबोमजम होता है। ओमेजम जो है इसमें अनुपस्थित होता है, ओमेजम को शक्तमाशय कहते हैं, ठीक है। इनके ऊंट, लामा, बेकुना और अल्पाका पशु आते हैं इनमें, ठीक है। जुगाली वाले पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको कहते हैं रोमंती। और ये जो हमारे ऊंट, लामा, बेकुना, अल्पाका पशु है, ये हमारे हो जाएंगे स्यूडो रोमिनेंट पशु, यानी आवासीय रोमंती पशु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े अपने।
प्रश्न नंबर है आपका 108वां, जिसमें आपसे पूछा गया है अंडा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो अंडे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछा है, तो ये स्थान है आपका तृतीय स्थान। ठीक है, तो तीसरा स्थान हो जाएगा आपका अंडे उत्पादन में राजस्थान का। 22-23 में भारत में अंडे उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर। हाँ तो साथियों, इसमें क्वेश्चन में एक गड़बड़ लग रही है मुझे, है ना। ये जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है अंडा उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछा है। राजस्थान का स्थान पूछा है, तो राजस्थान का स्थान यानी कि भारत में पूछा है, भारत में राजस्थान का स्थान पूछा है कि कौन सा है ना। और ये जो तीसरा आपको दे रखा है, ये विश्व में भारत का है। ये भारत का अंडे उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है ना। तो राजस्थान का कौन सा है, यहाँ पे टाइपिंग में मिसप्रिंट हुई है कुछ ना कुछ। तो राजस्थान का है आपका 13वां स्थान है। राजस्थान का अगर देखिए 2022-23 के अनुसार जो गणना है, ये हो जाएगा आपका अंडा उत्पादन में राजस्थान का स्थान हो जाएगा 13वां। और मैं आपको बताऊं कि भारत में राजस्थान का देखिए, हम सभी का देख लेते हैं, चलिए भारत में राजस्थान का देखते हैं कि ऊन, दूध और मांस, अंडा, इन तीनों का स्थान देखें तो ऊन का हो जाएगा आपका प्रथम स्थान। ठीक है, राजस्थान का देख रहे हैं, तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो ऊन में प्रथम स्थान है, दूध में दूसरा स्थान है, मांस में 12वां और अंडे में 13वां साहब। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है आपके लिए, याद कैसे करें साहब, तो उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। तो साथियों, ये आपको याद रखनी है, ऊन 1, दूध 2, मांस 12, अंडा 13। यह है आपके राजस्थान का स्थान भारत में। भारत में राजस्थान का स्थान है, तो राजस्थान का स्थान आपके ऊन 1, दूध 2, मांस 12, अंडा 13। ऊन 1, मांस 2। ठीक है, चलिए बोलिए मेरे साथ। ऊन 1, दूध 2, मांस 12, अंडा 13। ऊन 1, दूध 2, मांस 12, अंडा 13। ऊन 1, दूध 2, दूध 2। ऊन 1, ऊन 1, दूध 2, मांस 12, अंडा 13। ऊन 1, दूध 2, मांस कितने, मांस यानी कितने, महीने मेरे भाई, महीने कितने होते हैं, महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 महीने में 13 अंडे खा लेते हैं, 13 अंडे खा लेते हैं। ऊन 1, ऊन 1, दूध 2, मांस 12, अंडे 13। ठीक है, तो ऊन 1 से क्या मतलब हो जाएगा मेरे साथी, ऊन 1 से आपका मतलब हो जाएगा कि ऊन यानी कि ऊन का, ऊन में जो राजस्थान का स्थान है वो प्रथम स्थान है साहब, प्रथम स्थान है। दूध में आपका दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। मांस में आपका 12वां स्थान है। ठीक है, 12वां। और जैसा कि मैंने बताया आपको, अंडे में आपका कौन सा हो जाएगा, 13वां स्थान है। ठीक है, याद रखना। तो कैसे याद करोगे, ऊन 1, दूध 2, मांस 12, अंडा 13। मांस यानी महीने, महीने कितने होते हैं मेरे भाई, 12 होते हैं। तो मांस में हमारे राजस्थान का 12वां स्थान है, अंडे में हमारे राजस्थान का 13वां स्थान है, और ऊन में प्रथम स्थान रखता है। और दूध जो है, दूध दो यानी कि दूध में दूसरा स्थान जो है रखता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न जो है समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। तो तीसरा स्थान जो है आपके विश्व में अगर पूछे तो भारत का स्थान है तीसरा। ठीक है, 22-23 में प्रति व्यक्ति अंडे उपलब्धता थी 101 अंडे प्रति वर्ष, और राजस्थान सर्वाधिक अंडा उत्पादन अजमेर में होता है, और राज्य के कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान आपके अजमेर में है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, आप सभी जानते हैं इस प्रश्न को, आप सभी अच्छे से जानते हैं मेरे साथी, कि गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, निम्न में से भेड़ की संकर नस्ल नहीं है, तो भेड़ की संकर नस्ल नहीं है आपकी मालपुरा। अभी वस्त्र और अभी कालीन आपके अभी अभी का नगर टोंक से हुई है दोनों, है ना। और हिसार डेल भी आपकी संकर नस्ल है, तो मालपुरा जो है संकर नस्ल नहीं है। हिसार डेल नस्ल जो है बीकानेर और ऑस्ट्रेलिया के संकरण से मिली है आपको। और अभिकालीन जो है आपके मालपुरा और रेम्बुल नर, है ना। और अभिवस्त्र आपके रेम्बुल नर और चोकला से निर्मित की गई है। ठीक है, अभी का नकर टोंक से हो जाएंगे दोनों, अभिकालीन और अभिवस्त्र। ठीक है, चलिए। ऊँट की वह नस्ल जिसमें सिर पर एक खड्डा पाया जाता है, एक खड्डा पाया जाता है, आपकी बीकानेरी ऊँट की पहचान है, जिसे क्या कहते हैं, खड्डे को क्या कहते हैं, इस खड्डे को कहा जाता है आपको स्टॉप। स्टॉप भी आपको देखने को मिल सकता है लिखा हुआ, तो याद रखिएगा। ऊँट की वह नस्ल जिसके सर पर एक स्टॉप पाया जाता है, खड्डा पाया जाता है, कौन सी है, तो बीकानेरी ऊँट की ये पहचान हो जाएगी। फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ में बीयर का आयतन कितना होता है, तो फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ में बीयर का आयतन होता है आपके 0.25 ml। फ्रेंच मिनी स्टेडियम मिनी सॉरी फ्रेंच मीडियम स्ट्रॉ के बीच स्ट्रॉ के वीर का आयतन 0.50 ml, फ्रेंच एकेजमा में 1.2 ml व जर्मन स्ट्रॉ में वीर का आयतन जो है 0.25 ml होता है। बदियाकृत बदियाकृत नर भेड़ को क्या कहते हैं, तो बीडर कहते हैं। बदियाकृत जो नर भेड़ होता है उसे कहते हैं बीडर कहते हैं साहब। ठीक है, तो बदियाकृत जो नर भेड़ होता है उसे कहते हैं बीडर। अच्छा, बुललॉक, बुललॉक किसे कहते हैं, तो बुललॉक हो जाएगा आपके, बुललॉक आपके जो है गाय,
और भैंस। गाय भैंस का जो बधियाकृत नर होता है उसको कहते हैं। अच्छा, वक, वक आपका वकरा हो जाएगा, बकरा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे आपके। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रजनन की विधि जिसमें श्रेष्ठ नर व मादा के बीच संगम कराया जाता है, तो वो है आपका संकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 115वां। दही जमाने के लिए सर्दियों में जामन की आवश्यकता मात्रा होती है। सर्दियों में जो जामन की आवश्यकता होती है वो होती है आपके 2 से 3% दही जमाने के लिए आपको जामन की आवश्यकता होती है, यानी कि वो दही होता है छाछ दही वगैरह, कुछ भी आप दूध को गर्म करके उसमें डालते हैं, दही जैसे दही जमता है। ठीक है, प्रसव उपरांत कितने समय तक जो जेर नहीं गिर, तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। यानी जब प्रसव हो गया आपके पशु का और जेर नहीं गिर रहा है, जेर नहीं गिर रहा है, तो आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। 8 घंटे तक वेट करिए, 8 घंटे तक अगर जेर नहीं गिरा है तो आपको जो है चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अंडा उत्पादन के लिए चूजों को पालना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका लेयर्स। ठीक है, और ब्रॉयलर्स आपका मांस के लिए पाले जाते हैं। मांस के लिए पाले जाने वाले कहलाते हैं ब्रॉयलर्स, और लेयर्स आपके अंडों के लिए पाले जाते हैं। किस विटामिन की कमी से बाजपन आता है, तो विटामिन ई की कमी से आपके बाजपन आ जाता है साहब। विटामिन ई की कमी से क्या आता है, बाजपन आता है। दाने में चोकर की उचित मात्रा होती है, तो दाने में चोकर की उचित मात्रा 20% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है चोकर की उचित मात्रा, आपके 20% पाई जाती है। चलिए, KMnO4 यानी पानी में घुलकर कौन सा रंग देता है, तो ये देता है आपका बैगनी कलर का। ठीक है, हे बनाने के लिए जई को कब काटा जाता है, तो हे बनाने के लिए जई को जो है आपके 50% पुष्पन अवस्था पर जो है काट लिया जाता है। 50% जब उसमें पुष्प आना शुरू आ जाते हैं, तो हे को जो है काटा जाता है जई बनाने के लिए। पशु में तापमान शरीर के किस भाग से लिया जाता है, तो पशु में तापमान जो है आपके रेक्टम से लिया जाता है। गलघोटू रोग से संभावित मृत्यु दर है, तो गलघोटू रोग से संभावित मृत्यु दर आपके 80 से 94% जो है मृत्यु होती ही गलघोटू से। वैसे इलाज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। गौवंश में यह रोग पास्चुरेला बॉवी सेप्टिका व भैंसों में पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इस रोग का बैक्टीरिया सर्वप्रथम बोलिंग वॉलिगंट यानी 1878 व किट 1885 में यूरोप में देखा गया था साहब। ठीक है, चलिए साथियों, बारिश बहुत ही भयंकर हो रही है हमारे यहाँ पर अभी फिलहाल, तो आपको बिजली कड़कने की आवाज जो है आ सकती है। हाँ, चलिए 124वां प्रश्न है आपका, जीटीबी का टीका किसने खोजा था, तो जीटीबी का टीका जो है आपके खोजा था एडवर्ड ने। एडवर्ड ने जीटीबी का टीका खोजा। एडवर्ड ने खोजा जीटीबी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पशु प्लेग मुख्यतः किस समय अधिक फैलता है, तो पशु प्लेग आपके मुख्यतः जो है गर्मियों में अधिक फैलता है। इस रोग को कैटिल कैटिल प्लेग भी कहते हैं, पोकने भी कहते हैं, पगवेदन पोकजी माता शीतला नाम से भी इसको जाना जाता है। इस रोग में जीटीबी जीटीबी की खोज किसने की, अभी प्रश्न देखा था ना, एडवर्ड ने की थी। तो जीटीबी की खोज किसने की साहब, एडवर्ड ने की। और बकरी टिश्यू वायरस वैक्सीन, लेपिनाइजर वायरस वैक्सीन गर्भित पशुओं में पसीय वायरस वैक्सीन दिया करते हैं। ठीक है, चले निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती पशुओं के लिए उपयुक्त है, तो गर्भवती पशुओं के लिए हमके लेपिनाइजर वायरस वैक्सीन दी जाती है गर्भवती पशुओं के लिए। अनौपचारिक शिक्षा किस उम्र में प्रारंभ होती है, तो ये किसी भी उम्र में आपके प्रारंभ कर सकते हैं अनौपचारिक तरीके से, कि भाई शिक्षा कभी भी किसी भी उम्र में दे सकते हो। इसकी कोई वो फिक्स उम्र नहीं है। आपकी इच्छा है कब आप अपने अपने शिक्षा का प्रसार करते हैं, कब आप अपने बच्चों को शिक्षा दें। उसकी 5 साल की एज में देना शुरू कर दे या 10 साल की एज में शुरू करें। ठीक है, 128 प्रश्न है, संचार के लिगन्स मॉडल में कितने तत्व हैं, तो संचार के लिगन्स मॉडल में जो है आपके तत्व है 6। कितने तत्व है, 6 तत्व हो जाएंगे लिगन्स मॉडल में। ठीक है, रामदेव पशु मेला भरता है आपके मानसर नागौर में। कहाँ भरता है, मानसर नागौर में भरता है साहब। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक केंचुए से 6 माह में कितने केंचुए बन जाते हैं, तो एक केंचुए से 6 माह में आप 250 केंचुए जो है उत्पन्न करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए चवर्ण दांत के बारे में पूछा गया है, तो चवर्ण दांत होते हैं आपके स्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांत होते हैं चवर्ण दांत। ठीक है, किस आयु के बाद भेड़ बकरी में दांत घिसना प्रारंभ हो जाता है, तो भेड़ बकरी में जो है 5 वर्ष की आयु के बाद जो है दांतों का घिसना प्रारंभ हो जाता है। चलिए 133वां प्रश्न आपका, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में पशुपालकों को अनुदान कितना है, तो ये है आपका अनुदान 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया गया है साहब। ऑपरेशन फ्लड योजना किसके चरण में चली थी, तो कितने चरण में चली थी, तो ये ऑपरेशन फ्लड योजना आपके 3 चरणों में जो है सफल हुआ था। भैंस में कृत्रिम गर्भाधान वीर्य कहाँ डाला जाता है, तो भैंस में जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं एआई गन के द्वारा, तो जो वीर्य डाला जाता है वो आपके सर्विक्स के मध्य में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, सर्विक्स के मध्य में डाला जाता है साहब। मांस की मुख्य प्रोटीन की मात्रा क्या है, तो मांस की मुख्य प्रोटीन की मात्रा है मायोसिन। क्या हो जाएगी, मांस से मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वह की जाने वाली ऑक्सीजन है, तो बहन यानी फ्लो करवाने की जो हीमोग्लोबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आपके कितनी ऑक्सीजन जो है फ्लो करवाता है, तो ये 1.36 ml जो है ऑक्सीजन फ्लो करवा सकता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। ठीक है, घोड़े में ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो घोड़े में ब्याने की प्रक्रिया फॉलिंग कहलाती है, और लैम्बिंग आपके भेड़ में ब्याने की प्रक्रिया कहलाती है। किडिंग आपकी बकरी करती है, किडिंग करती है बकरी, और कॉल्विंग आपकी गाय भैंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए
कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, आप सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत पुराना प्रश्न है, ठीक है। उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि है, तो ये हो जाएगी आपकी ताप द्वारा जो है निसंक्रमण अपन उपकरणों को कर सकते हैं। बीर में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है, तो बीर में जो है आपके फ्रुक्टोज जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है बीर में उपस्थित जो शर्करा होती है वो होती है आपके फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज होती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 142वां, क्रीम सेपरेटर में मिडिल डिस्को की संख्या कितनी होती है, तो क्रीम सेपरेटर में मिडिल डिस्को की संख्या होती है 16 से 44, ठीक है। चलिए, दुग्ध स्राव का प्रारंभ होना क्या कहलाता है, तो दुग्ध स्राव का प्रारंभ होना लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। लैक्टोजेनेसिस कहलाता है दुग्ध स्राव का प्रारंभ होना। डेयरी संयंत्र व संसाधन से पहले जो परीक्षण किया जाता है वो हो जाएगा आपका अम्लीय परीक्षण, अम्लीयता का परीक्षण, खौफ परीक्षण और चबूतरा परीक्षण, तीनों ही आपके डेयरी परीक्षण के संसाधन हो जाएंगे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 145वां प्रश्न है कि 20वीं पशु गणना में बकरी की कितनी संख्या थी, राजस्थान में पूछिए तो 208 लाख, 208 लाख, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी है बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में। राजस्थान बकरी ऊंट गधों में भारत में प्रथम स्थान पर रहा है, ऊंट बकरी और गधों में जो भारत प्रथम स्थान है, ठीक है। याद रखिएगा, धौलपुर में सबसे कम है, सर्वाधिक आपकी बाड़मेर में है। वीर संग्रहण में कृत्रिम योनि को किस कोण पर रखते हैं, तो वीर संग्रहण में कृत्रिम योनि को जो है आपके 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है। चलिए, वीर जब संग्रहण करते हैं अपन तो जो कृत्रिम योनि होती है उसका टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसका, 45 डिग्री सेल्सियस जो है कृत्रिम योनि होती है उसका जो है टेम्परेचर आपके होना चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है, तो आपके बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर सर्वाधिक बकरी पाई जाती है, अभी प्रश्न आया था, ठीक है। धौलपुर में सर्वाधिक न्यूनतम बकरी पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, निम्न में से कृमिनाशक का उदाहरण कौन सा है, तो कृमिनाशक का उदाहरण आपका फिनोविक्स हो जाएगा, फिनोविक्स हो जाएगा, ठीक है। कृमिनाशक कौन सी हो जाएगी, फिनोविक्स हो जाएगी। पेल्ट के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है, पेल्ट के लिए आपकी पाली जाती है कराकुलम, कराकुल। और कराकुल यह नस्ल जो है मध्य एशिया में उत्पन्न होता मानी जाती है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप इत्यादि। इस नस्ल में नर में सींग होते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है। और पेल्ट जो है, पेल्ट आपके मेमनों से प्राप्त घुंघराली ऊन होती है, घुंघराली ऊन होती है, यानी कि जो कराकुल जो भेड़ है इसके जो बच्चे होते हैं छोटे, है ना, तो मेमने, उनकी जो ऊन होती है वो घुंघराले बालों वाली होती है ना। और तो उनकी जो चमड़ी से बाल जो है निकाले जाते हैं। आप महंगी महंगी जो जैकेट वगैरह पहनते हैं उनमें सब कराकुल का ही कमाल है, ठीक है। तो याद रखना, अब जब कोई अच्छी क्वालिटी के आप पहन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसमें पेल्ट के मेमनों का की जो खाल है, चमड़ी है और उसकी जो ऊन है उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। पनीर किस तरह का उत्पाद है, तो पनीर जो है आपके स्कंदित है। पनीर किस प्रकार का उत्पाद है, तो स्कंदित उत्पाद है, ठीक है। तो ये होते हैं आज के आपके 150 प्रश्न और कंप्लीट होता है आपका 12वां मॉडल पेपर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन 13वां मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। देते रहते हैं तो उससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि हाँ भाई आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो साथियों, इसी तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से हर एक चीज़ बताई जाए, ठीक है। तो याद करवाने की पूरी कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और याद भी हुआ होगा, प्रश्नों को याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही कोशिश की है हमने, ठीक है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।